ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का आरंभ काल क्या कुछ खेल खेलने वाला है। जी हाँ, ग्रहों का खेल ही है जो हमारे साथ खेला जाता है और हम उसमें फुटबॉल की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने आप को स्थिर भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में ही है। यहाँ आप यदि अपने अंदर शक्ति समझ लें, अपने कर्म को ठीक कर लें और सही रूप से समय को पहचानते हुए कार्य कर लें, तो आप जहाँ चाहें जिस प्रकार से इस खेल के ऊपर कंट्रोल का स्थिति अपने अंदर ला सकते हैं। और ग्रहों की स्थिति क्या है, सबसे पहले वो समझ लेनी चाहिए हमको। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इन दिनों आपकी राशि के प्रभाव में कई सारे ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से चल रहा है कि सब कुछ कंट्रोल भाग्य में बैठे शनि महाराज के हाथ में है। और शनि महाराज आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, यानी भाग्य में शनि महाराज बैठे हुए हैं। घबराइए मत, शनि के भाग्य में बैठने से नुकसान नहीं है, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठे हैं वो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए रास्ते बनाने के सुंदर खेल खेल रहे हैं। अब तो शनि मार्गी भी हो गए हैं, बहुत सुंदर स्थिति में है। और शनि महाराज ने बाकी सारे ग्रहों पर दृष्टि डाल रखी है। ये बस दो बाकी ग्रहों का अकेला चना भाड़ नहीं भूसता, लेकिन शनि तो अकेले ही सब भाग्य को जगाने का प्रयास करते चले जा रहे हैं। और इस समय में कई ग्रहों का योग जो चल रहा है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। शनि की दृष्टि बृहस्पति पर है, जो उनकी तृतीय दृष्टि पर यानी 11वें भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ पर स्थिति चला रहे हैं। और साथ साथ शनि की दृष्टि इस वक्त मंगल पर भी है और मंगल आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और वो थोड़ा सा कष्ट देने के योग दे रहे हैं। सूर्य के साथ 6ठे भाव में मंगल का चलना, जो करीब करीब दिसंबर के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और उसके बाद मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे 27 दिसंबर को। 15 नवंबर विशेष तौर पर दिसंबर के मध्यकाल में सूर्य के परिवर्तन के बाद मंगल भी परिवर्तन होने का योग बना रहे हैं। लेकिन तब तक ये शनि के प्रभाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूढ़े अटकाने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको देशकाल परिस्थिति के अनुसार से इन सब चीज़ों को उपाय करने की ज़रूरत है, जिससे शनि सही रूप से आपको काम कर सके। आपको किसी और ग्रह की खास आवश्यकता नहीं है, केवल शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं वाली स्थिति है। अभी 1.5 साल तक करीब करीब और शनि महाराज आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। बाकी सब ग्रहों को थोड़ा थोड़ा प्रभाव उनका उत्पन्न होता रहेगा। उन सबको समझकर आप उनको ठीक कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए भाग्य से बहुत सारे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों समझ लो सिलसिलेवार तरीके से 1 दिसंबर से क्या खेल आपके साथ होने के योग हैं। तो 1 दिसंबर को विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि है, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की, और शुक्रवार का अवसर है। और उस दिन ग्रह योग खास तौर पर दिखा रहे हैं आपके लिए, बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके ग्रह जो हैं, चंद्रमा जो हैं, आपके द्वितीय भाव में बहुत सुंदर तरीके से ट्रेडिंग का, लाभ का, धन लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ खर्चे भी तैयार कर रहे हैं। बस खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना है। यदि खर्चों को आपने कंट्रोल कर लिया, वही आपके लिए एक दिक्कत वाला काम है। आप जब धन आता है ना आदमी के पास, बहुत अच्छे से आता है, तो आदमी भूल जाता है कोई नहीं, खर्च कर दो, बस ये भाव मत लाइएगा। बस जो भी खर्चा हो रहा है, ध्यान आने पे नहीं, जाने पे रोकने पे ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और यदि अपने माता जी के आशीर्वाद से आप लेकर समस्त कार्य करेंगे तो आपके लिए माता जी का आशीर्वाद, आपकी माँ का आशीर्वाद बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है। ऐसे में चांदी का धारण करना, विशेष तौर पर चावल का दान करना, ये कुछ उपाय हैं जिनको कर कर आप अपने कष्टों को दूर और करने के योग बना सकते हैं। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है इस दिन, जो सूर्य उदय से लेकर शाम के करीब करीब 4:45 बजे तक विद्यमान रहेगा। यदि कोई नया कार्य आरंभ करना है तो इस समय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चतुर्थी तिथि है और इस दिन चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है। इस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, बहुत आवश्यक हो तभी आप करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो नए कार्य अगले दिन के लिए टाल दें। 2 दिसंबर की बात कर लेते हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि, ग्रह योग जो आपकी राशि के अनुसार से बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं और बहुत सारे कार्य आप करने के योग बना पाएंगे। लेकिन जो भी कार्य करें, आप एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि उसमें अपने धन आने के रास्ते बनने हैं, जाने के रास्ते रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि इन दिनों जो ग्रह चल रहा है आपका, जो खर्चे ज़्यादा कराने का प्रयास कर रहा है, बस इसको कंट्रोल करने का आप यदि प्रयास कर लेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। तो इस सब चीज़ समझते हुए कार्य करें तो अच्छा है। शनिवार का अवसर है और शनि आपके तो बहुत अनुकूल चल रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश करें इनको और ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। पीपल के पेड़ के पास जाकर पीपल पर थोड़ा जल डालिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए,
तो देखिए सुंदर तरह से लाभ के योग बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। 3 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, रविवार का अवसर, 6 षष्ठी तिथि विद्यमान है और षष्ठी तिथि के साथ साथ रवि योग भी विद्यमान है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब दोपहर के मध्याह्न काल तक रहेगा, 1 बजे तक सूर्य का योग रहेगा। तो ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त शुभ रहेगा आपके लिए। ग्रह गणना आपके लिए जिस प्रकार से हमने आपको बता रहे हैं वो अच्छी है, सुंदर है और आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है इन दिनों। ज़बरदस्ती आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो थोड़ी सी वीकनेस, अननेसेसरी की टांगों में दर्द, थोड़ी सी वीकनेस, ये सब समस्याएं लगातार ग्रसित होने के योग दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको खास तौर पे वायु को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। थोड़ा सा मस्कुलर वीकनेस का आप शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे में तेल का उपयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। तेल का अच्छे से मसाज के द्वारा यदि तिल के तेल का उपयोग करेंगे तो उससे आपके वायु कंट्रोल करने में भी रास्ता बनेगा और शनि महाराज की कृपा से आपके लिए शुभ योग भी बनते दिखाई देंगे। शनि वक्त भाग्य जगाने का प्रयास करें और तिल के तेल का संबंध उन्हीं के साथ है। पूरे शरीर पर गर्म तेल का मर्दन करना ये आपके लिए एक शनि का उपाय ही है, जो आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करने के योग देगा। इस वक्त जो बन रहा है योग, उसके अनुसार से आपको अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए। बात कर लेते हैं 4 दिसंबर की, सोमवार का अवसर और सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन सुबह सुबह करीब करीब 8:45 बजे तक भद्रा भी विद्यमान रहेगी, जो नए कार्यों में आरंभ करने में विघ्न उपस्थित करेगी। तो 9:45 के बाद ही नए कार्यों को हाथ में लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं, अनुकूल योग बना रहे हैं, लेकिन कुछ फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बच लिए तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। धन लाभ की स्थिति प्रबल रूप से बनती दिखाई दे रही है, अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया, बेकार के काम जो आपके पल्ले पड़े उनसे बच के काम करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो धन लाभ की स्थिति बेकार हो जाएगी सारी की सारी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। सोमवार का अवसर है, कोशिश है भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लें, उनका अभिषेक करें और फिर कार्य में लगे अपने। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये अष्टमी तिथि बेहद खास है, साधारण तिथि नहीं है। अष्टमी तिथि जो है काल भैरव अष्टमी के रूप में जानी जाती है। मार्गशीर्ष मास की जो अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, काल भैरव अष्टमी के रूप में विद्यमान होती है और कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में आराधना आरंभ हुई थी। कथा के अनुसार से जिस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में आपस में विवाद हुआ और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप के संसार में वो भ्रमण करने निकले, और जानने के लिए एक बार विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जब आराम कर रहे थे, कथा के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से योग बना कि ब्रह्मा एक बार उनको इच्छा हुई कि संसार को भ्रमण करके देखा जाए कि जो हमने सृष्टि रची है वो कैसी है। तो जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी जाते थे सब उनकी आराधना करते थे कि संसार जो विशेष रूप है ब्रह्मा जी आए हैं, संसार के पिता हैं, परम पिता आए हैं और उनका स्वागत हो हर जगह। तो जहाँ भी जाएँ, जिस लोक में भी जाए, सब लोग उनको परम पिता कह के स्वागत करते थे। भ्रमण करते करते कहा जाता है कि वो विष्णु लोक भी पहुँचे। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को बड़ा विचित्र लगा कि जब कहा जाता है कि जब सब जगह हम लोग जाते हैं और सब जगह सम्मान होना शुरू हो जाए और एक जगह कहीं ऐसी जगह पहुँचे कि जब कोई हल्का सा वो भाव ना हो तो फिर मन को दुख होता है। तो वही स्थिति ब्रह्मा जी की हुई। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे तो ब्रह्मा जी बोले, अरे विष्णु उठो, तुम्हारे पिता आए हैं। तो भगवान विष्णु को बड़ा अजीब लगा कि भाई मेरा पिता, कौन मेरा पिता? बोले ब्रह्मा जी आप हमारी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु की नाभि कमल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। तो अब ब्रह्मा जी तो उस भ्रम में थे कि संसार पूरा उनको परमपिता कह रहा था और यहाँ विष्णु जी उनकी उठकर स्वागत नहीं हुआ और ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा कि आप तो हमारी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो बहुत विवाद बढ़ा, तो सबको बुलाया गया, वेदों को बुलाया गया, समस्त ऋचाओं को बुलाया गया, समस्त सप्त ऋषियों को बुलाया गया। तो पूछा गया भाई कौन बड़ा है हम में से, भगवान विष्णु बड़े या भगवान ब्रह्मा बड़े? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अंत में निर्णय हुआ कि युद्ध हो जाए, जो युद्ध में विजय को प्राप्त करे वही बड़ा माना जाएगा। तो कहा जाता है कि संसार की 2 पराशक्ति आपस में जब युद्ध के लिए लड़ी, उपस्थित हुई, तो एक बीच में ज्योतिर्मय स्तंभ उपस्थित हुआ जो आकाश और पाताल में बढ़ता चला गया। ज्योतिस्तंभ था वो। दोनों के मुख से एक साथ निकला कि ये क्या? आकाशवाणी हुई कि जो इसका ऊपर और जो इसका पाताल पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा बगुला बनकर ऊपर उड़ते चले गए और भगवान विष्णु जो थे वो वराह रूप धारण कर उसकी गहराई का पता लगाने के लिए नीचे चलते चले गए। बहुत कालांतर समय निकल गया,
जब नहीं पता लगा पाए तो कहा जाता है कि वापस आकर भगवान विष्णु वहीं विराजमान हुए और भगवान ब्रह्मा जब उड़ते चले जा रहे थे आकाश में और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तो ऊपर से कहीं से कहा जाता है कि एक पुष्प नीचे कहीं से आ रहा था, तो ब्रह्मा को लगा ये पुष्प ऊपर से ही आया होगा कहीं से, तो वो गवाही के तौर पर उन्होंने अपनी चोंच में उसको दबा लिया, बगुला बन के उड़े थे ऊपर, और फिर वापस बोले चले हम वापस चलते हैं, बहुत समय हो गया उड़ते उड़ते, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है, ना अंत ना पता न था लग रही है, ना अंत पता चल रहा है कहाँ तक गया है। तो ऊपर से कहा जाता है कि नीचे पहुँचे भगवान विष्णु कहे, पूछा उन्होंने से भगवान विष्णु ने, अरे पता लगा लाए ब्रह्मा जी? फिर आप बोले हम तो नहीं पता लगा पाए। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण किया और करे बोले हाँ हम पता लगाए, ऊपर से ये पुष्प लेके आए हैं। और जैसे ही जिस मुख से ब्रह्मा जी ने 5 मुख से एक मुख से बोला था कि मिथ्या भाषण किया था, वो तेजोमय जो स्तंभ था वो फटा और भगवान शंकर त्रिशूलधारी वहाँ से निकल कर गए और कहा कि परम पिता होकर मिथ्या भाषण करते हैं, उनका सिद्ध छेदन कर दिया गया। उस दिन से ब्रह्मा चतुर्मुखी हो गए, और लेकिन भगवान शंकर के हाथ में वो ब्रह्महत्या चिपट गई। और फिर भगवान शंकर ने पहले तो ये कहा कि भाई आज से विष्णु जी बड़े, और उस दिन से मिथ्या भाषण करने के अनुसार से ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि उनका पूजन, प्रथम पूज्य जो ब्रह्मा जी थे उनको हटा दिया गया उस पद से। तो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा तो हैं, लेकिन उनकी पूजा इसीलिए उनके मंदिर हमारी संस्कृति में नहीं होते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान शंकर का पूजन एकेश्वरवाद के प्रतीक के रूप में सुंदर तरीके से पूजन आरंभ हुआ, और तभी से ये काल भैरव विशेष तौर पर अष्टमी मानी जाती है। फिर कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के, शंकर जी के हाथ में जो ब्रह्मा जी का सिर चिपट गया था, उसके लिए उनका जगह जगह उस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वो घूमते फिरे, लेकिन वो ब्रह्म हत्या हटी नहीं हाथ से। काशी में एक जगह मिलता है जिसको कपाल मोचन तीर्थ बोला जाता है। कहा जाता है भगवान शंकर ने जब वहाँ आके स्नान किया तो वो ब्रह्म हत्या उनके हाथ से चिपटी जो हुई थी वो अलग हुई वहाँ से, तब से वो तीर्थ का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ा, और वहाँ पर विशेष तौर पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बनता है। तो कहने का जो कथा का सार है कि इस दिन काल भैरव जयंती जो है वो बहुत सुंदर है। भगवान शिव का स्तवन सुंदर तरीके से काशी और समस्त क्षेत्रों में किया जाता है। आज भी सब लोग यथाउचित भाव से भगवान का स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में ये सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है कि जो इस दिन विद्यमान रहेगा आश्रम पर, और सुंदर तरीके से इसमें काल भैरव यज्ञ रखा गया है। भगवान शंकर के विभिन्न मंत्रों का यज्ञ रहेगा जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा, और उसके बाद रात्रि में करीब करीब सुंदरकांड का पाठ रहेगा जो मंगलवार, प्रथम मंगलवार के दिन आश्रम पे होता ही है। उसके साथ साथ भंडारा रहेगा। तो आप सब लोग भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो इस दिन आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह योग चल रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो वो सुंदर रहेगा। तो आप भगवान काल भैरव का विशेष पूजन करें, समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएं, तो सुंदर योग बनेगा। जैसे ही आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग बहुत अच्छे चल रहे हैं, सुंदर धन लाभ के योग बन रहे हैं, भाग्य जागने के योग बन रहे हैं, तो उसमें ये काल भैरव की पूजा और ज़्यादा सुंदर योग बना सकती है। तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 6 दिसंबर की दिन बात करें तो उस दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से सुंदर योग बन रहा है। 9वीं तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और थोड़ा सा चावल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, आपके कामों की कद्र होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 7 दिसंबर की बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि, उस दिन भी ग्रहों की गणना आपके लिए विशेष तौर पर अच्छी दिखाई देती है। बस केवल आपको आपकी राशि के अनुसार से एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। आपको किसी भी चीज़ में क्लैश में ना फंसें, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़े शरीर में कमज़ोरी की शिकायत हो सकती है, उसके लिए अपने शरीर में अच्छा जो मल्टीविटामिन है उनको अच्छे से लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से स्थितियाँ ठीक हो सकती हैं। परिवर्तन के योग आपके लिए बन सकते हैं। 8 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पे उत्पन्ना एकादशी का योग बना रही है पंचांग के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए बहुत सुंदर है। शुक्रवार और उत्पन्ना एकादशी का योग जो बन रहा है ये आपकी राशि के अनुसार से आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देगा, कल्याण का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में आपके कई विचारों से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उनका आपको लाभ पूर्ण लेने का प्रयास करें। जमीन जायदाद के लिए कुछ नए विचार उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे, आपके लिए वो अच्छे रहेंगे। मैनेजिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी रहेगी। बुध इत्यादि जो ग्रह है वो आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु के लिए निमित्त व्रत रखें, वो सब अच्छे योग बनाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग साथ साथ विद्यमान है जो सुबह 10:42 से आरंभ होगा और शाम तक विद्यमान रहेगा। 9 दिसंबर को शनिवार का अवसर और द्वादशी तिथि विद्यमान है।
शनि आपके लिए आने वाले 1.5 साल के लिए बहुत सुंदर स्थिति में चल ही रहे हैं। तो कोशिश करें हर शनिवार के शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा चोला हनुमान जी को चढ़ा दिया कीजिए, और शनि भाग्य उदय होने के अच्छे योग बनाएंगे। शनि जो भी कार्य करते हैं बट थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, और ऐसे में यदि हर शनिवार के दिन ये उपाय आप कर लिया करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, तो आपके लिए मिथुन राशि वालों ये समय आने वाला 1.5 साल और भाग्योदय कारक बन जाएगा। और समस्त कृपा से, देवताओं की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से शनि और बढ़िया तरीके से आपके लिए कार्य करेंगे। 10 दिसंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है। द्वितीया, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है, प्रदोष योग बन रहा है। जैसा हमने आपको कहा कि आपकी राशि के अनुसार से ग्रह बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दिनों शनि महाराज आपके भाग्य में चल रहे हैं। शनि के पास रविवार को नहीं जाया जाता, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। रविवार के दिन शनि के पेड़, जो विशेषतौर पीपल के पेड़ के पास नहीं जाया जाता है। यदि गलती से भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के को हाथ लगा लिया जाए तो दरिद्रता पीछे लग जाती है, और ऐसे में शनि महाराज की विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो रविवार के दिन किसी भी प्रकार से पीपल के पेड़ के पास पीपल को छूना आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बहुत घातक हो सकता है, तो उनसे दूरी बना के रखना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। शाम को प्रदोष का योग बन रहा है, कोशिश करें भगवान शिव और पार्वती दोनों का अभिषेक करें, पूजन करें और कल्याण के योग बनाएं, तो ग्रह योग आपके अनुकूल हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग आपके लिए है। आपकी राशि के अनुसार से हमने बताया, लेकिन जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग आपके लिए कैसे चल रहे हैं, उन सब के लिए आप विचार विमर्श कर सकते हैं, आश्रम में अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।